हेलो बच्चों, कैसे हो सभी? बढ़िया, शाबाश। आज हमारी 9th क्लास का पहला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ओके, मैटर इन आवर सराउंडिंग का मतलब क्या कि जो पहला ही वर्ड है वो पहला वर्ड क्या, मैटर। इट मीन्स मैटर। सबसे पहले तो ये देखेंगे हम कि मैटर क्या होता है। ओके, और जो मैटर है इन आवर सराउंडिंग मतलब हमारे चारों तरफ, जो हमारा जो चारों तरफ का जो वातावरण है उसमें हमारे चारों तरफ का जो मैटर है उस बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। अब देखो, सबसे पहले बात आती है कि मैटर क्या होता है। तो देखो, सिंपल सी बात है। मैटर, देखो, सब कुछ मैटर होता है। सब कुछ क्या होता है? मैटर। सारे बच्चे बोलेंगे, बोलो सारे साथ, बताओ सब कुछ क्या होता है? मैटर। अब सब कुछ में क्या होता है मैटर, देखेंगे कि मैटर इज एनीथिंग। मैटर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, दैट ऑक्यूपाइज स्पेस। मीन्स जो क्या घेरे, स्पेस घेरे, मीन्स जगह को घेरे। ओके, हैविंग मास, और उसके पास क्या हो, मास हो, मीन्स कुछ वजन हो, भार हो। ओके, एंड कैन बी फेल्ट बाय आवर सेंसेस, और जिसको हम क्या कर सके, फील कर सके। ठीक है ना, फील समझ रहे हो, जिसको हम हमारी सेंस के द्वारा क्या कर सके, फील कर सके कि हाँ ये चीज है। समझ रहे हो? जैसे कि एयर है, एयर को हम क्या करते हैं, फील ही तो करते हैं, महसूस करते हैं। समझ गए? तो देखो, वो सारी चीजें जो कुछ जगह घेरे, ठीक है, जिनका कुछ मास हो और जिनको हम क्या कर सके, फील कर सके, उन सभी को हम क्या कहेंगे, मैटर। सभी बच्चों को याद हो गया होगा कि मैटर क्या होता है, कि मैटर इज एनीथिंग व्हिच ऑक्यूपाइज स्पेस, हैविंग मास एंड कैन बी फेल्ट बाय आवर सेंसेस। ओके, तो फिर आप लोग बताओ। देखो एग्जांपल देखते हैं हम। वाटर, वाटर है मैटर? बिल्कुल है। वाटर का कुछ वॉल्यूम भी होता है, जगह भी घेरता है, कुछ मास भी होता है, और हमें फील भी तो होता है कि हाँ ये पानी है। समझ रहे हो? अगला स्टोन्स, पत्थर, बिल्कुल है, पत्थर मैटर ही तो है कि भैया वजन भी है, जगह भी घेरता है, फील भी हो रहा है, यहाँ मैटर ही है। ठीक है, वुड, लकड़ी, वुड लकड़ी, ठीक है, फूड भोजन, भोजन भी, टेबल, मीन्स सब कुछ। मार्कर में मार्कर दिखाई देगा, मार्कर भी क्या, मैटर है। सब कुछ आपकी टेबल, बुक, फैन, पंखा, टीवी, सब कुछ, एटीसीटी, सब कुछ क्या मैटर है। मैटर क्या, जो कोई स्पेस घेरे, ठीक है, जिसमें मास हो, जिसको हम महसूस कर सके। ठीक है, एयर, एयर मैटर है? बिल्कुल है, एयर को हम महसूस करते हैं कि एयर है। और दूसरी बात, एयर जगह भी तो घेरती है। यदि जैसे एक रूम में है तो कितनी कितनी जगह घेरी उसने, रूम के जितनी। यदि एक सिलेंडर के अंदर हमने गैस को फिल कर रखा है, एयर को, एक बलून के अंदर हमने एयर को फिल कर रखा है, तो उसे वो उतना क्या, बलून जितना उस एयर का, उसने वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है। ठीक है, और उसका कुछ मास भी होगा, वजन भी होता है, बिल्कुल होता है। ठीक है, तो वो सारे हमारे क्या, मैटर। अच्छा, फिर एक बात बताओ आप लोग, एंग्री मीन्स एंग्रीनेस, क्या ये मैटर है? सोचो, गुस्सा है मैटर? देखो, गुस्से को हम फील कर सकते हैं कि उसको गुस्सा आ रहा है, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, गुस्सा फील होता है। अच्छा, हैप्पीनेस, हैप्पी, खुशी, ये है मैटर? क्या हैप्पीनेस फील होता है? बिल्कुल होता है, हम खुश होते हैं, लेकिन ये मैटर नहीं है। जो हमारी फीलिंग्स होती हैं वो मैटर नहीं होते। क्यों? क्योंकि ये कोई जगह थोड़ी ना घेरते हैं, ना इनका कुछ मास होता। मैं ऐसे थोड़ी ना कहते हैं कि मेरे को 5 किलो गुस्सा आता है, समझ रहे ना ऐसे कि मेरे को ना इतनी सारी खुशी आती है कि जिसे एक कमरा भर दे हम, समझ रहे ना। इनमें ना इनका मास होता, ना ये जगह घेरते हैं, इनको केवल फील कर सकते हैं। तो ये मैटर नहीं है। मैटर वो चीज होगी जिसमें तीनों चीज हो, जो जगह भी घेरे, ठीक है, जिसका कुछ मास भी हो, और जिसको हमें फील भी कर सके। ओके, अब आगे देखेंगे कि ये जो मैटर है ना वो किससे मिलके बनता है। तो देखो, मैटर इज मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स। जो हमारा मैटर है वो बहुत ही छोटे 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 पार्टिकल से मिलके बनता है। अच्छा, जैसे कि आपके पास ग्लास है, कांच, ठीक है, वो भी क्या है, वो भी मैटर है। अब आप देखो कि कांच तो किससे मिलके बना, कांच बताओ। कांच आप बिल्कुल यूं का यूं एज इट इज आपको बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन आप उसको जैसे फर्श पे गिराओ तो उसके बताओ कितने छोटे 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 टुकड़े हो जाएंगे ना। तो इट मीन जो कांच वो किससे मिलके बना, बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों से। उससे भी बहुत सारे टीनी पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम देख भी नहीं सकते। समझ रहे हो? हमारे पास चौक होता है, चौक आपने देखा होगा, चौक यदि आप उसको तोड़ो, उसको रब करो, तो उसमें से देखो कितने छोटे 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 पार्टिकल से निकल के जाएंगे। समझ रहे हो? तो जो हमारा मैटर होता है ना वो बहुत ही टीनी पार्टिकल से मिलके बनता है।
ओके। और दूसरी बात, मैटर का नेचर कैसा होता है, पार्टिकल नेचर, पार्टिकुलेट, पार्टिकल से मिलकर क्या बनता है, मैटर। ओके, आगे देखते हैं अब हम कि एविडेंस फॉर पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर, मीन्स कि जो मैटर है ना उसका नेचर पार्टिकल्स टाइप में होता है, मीन छोटे छोटे पार्टिकल्स में, उसके लिए क्या क्या एविडेंस हमें देखने को मिले। ठीक है, तो उससे पहले हम पढ़ेंगे एक प्रोसेस है डिफ्यूजन। सारे बच्चे बोलेंगे बताओ क्या नाम है, डिफ्यूजन। ठीक है, तो डिफ्यूजन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग। ठीक है, क्या करने की, इंटरमिक्सिंग। इंटरमिक्सिंग मतलब कि किन्हीं दो चीजों का आपस में मिक्स होना। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। इट मींस कि कोई भी दो चीजें और यदि वो एक दूसरे के आपस में मिक्स हो जाती हैं तो उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। ठीक है, सिंपल सी बात, जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि आप लोग अगरबत्ती जलाते हो, ठीक है, आपने धूप जलाई, ठीक है, तो थोड़ी देर के बाद उस अगरबत्ती या उस धूप की स्मेल बताओ हमारे पूरे रूम में आ जाती है। किस प्रकार से, क्यों आई वो, क्योंकि हमारे रूम में पहले से क्या थी, एयर, एयर के पार्टिकल्स, और जो धूप के पार्टिकल्स है ना वो एयर के पार्टिकल्स में आपस में क्या होगी, दोनों इंटरमिक्स, और इंटरमिक्स और वो कौन सी प्रोसेस होगी वहां पे, डिफ्यूजन। ओके, अब देखो जो हमारा डिफ्यूजन है, डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, सॉलिड का भी डिफ्यूजन हो सकता है लिक्विड में। ओके, डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड्स, लिक्विड का लिक्विड में डिफ्यूजन भी हो सकता है। डिफ्यूजन ऑफ गैसेज, गैस का गैस में भी डिफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, किस प्रकार से, एग्जांपल से समझते हैं। एक हमारे पास एक पोटासियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल होता है। ठीक है, पोटासियम परमैंगनेट एक केमिकल का नेम है, तो इसका एक क्रिस्टल होता है। उस क्रिस्टल को यदि हम वाटर के अंदर डालें, उस क्रिस्टल को यदि हम किसके अंदर डालें, वाटर के अंदर, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, सारे बच्चे बोलेंगे H2O। ओके, यदि हम वाटर के अंदर डालें तो जो हम एक दो क्रिस्टल डालेंगे ना तो क्या होगा, थोड़ी देर के बाद हम देखेंगे, अच्छा वाटर का कलर कैसा होता है, कलरलेस, पता है सभी को। थोड़ी देर के बाद क्या होगा कि जो वाटर का जो कलर है ना वो किस प्रकार का हो जाएगा, सारा का सारा पर्पल कलर हो जाएगा। किस प्रकार का, पर्पल। इस बात का क्या मतलब कि जो पोटासियम परमैंगनेट के जो क्रिस्टल्स थे ना वो वाटर के अंदर जाके क्या हो गए, इंटरमिक्स हो गए, इंटरमिक्स हो गए। पानी के भी पार्टिकल्स थे, पोटासियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स, दोनों आपस में क्या हो गए, इंटरमिक्स, और इंटरमिक्स होने के कारण पूरे जो पानी का जो कलर आएगा फिर वो कैसा हो जाएगा, पर्पल। तो यहाँ पे जो ये सॉलिड था, सॉलिड होता है ये, सॉलिड किसके अंदर जाके डिफ्यूज हो गया, किसके अंदर जाके मिल गया, लिक्विड में। ठीक है, इस बात से ही साबित हुआ कि जो हमारा जो मैटर है, ये मैटर ही तो है, मैटर जिसका मास जिसको फील कर सके और जो जगह घेर सके। ठीक है, कि उसका नेचर कैसा होता है, पार्टिकुलेट नेचर होता है, पार्टिकल्स की फॉर्म में पाया जाता है। दूसरा, डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड्स, आप लोगों ने देखा होगा, आपके घर में भी होगी, है ना, ब्लू इंक हो या रेड इंक हो, तो कैसी भी हो, स्याही, समझ गए, उसको आप लोग पानी में डाल देना तो थोड़ी देर के बाद आप क्या देखोगे, 2 4 5 10 मिनट के बाद कि जैसे आपने ब्लू इंक पानी में डाली तो थोड़ी देर के बाद पानी सारा का सारा कैसा हो जाएगा, बोलो, ब्लू हो जाएगा ना, और रेड डाली तो रेड हो जाएगा। इट मींस जो ब्लू इंक के जो पार्टिकल्स थे वो वाटर के पार्टिकल्स में क्या हो गए, मिक्स, और वाटर के पार्टिकल किस में मिक्स हो गए, ब्लू इंक में, तो पूरा का पूरा फिर हमें जो वो पानी कैसा नजर आएगा, ब्लू। कौन सी प्रोसेस हो गई, डिफ्यूजन, क्योंकि दोनों पार्टिकल एक दूसरे के अंदर क्या हो गए, इंटरमिक्स। ओके, तीसरा, डिफ्यूजन ऑफ गैसेज, गैसेज, अब देखो एयर समझ लो, एयर में काफी सारी गैसेज हैं और सारी आपस में क्या है, इंटरमिक्स हैं। ठीक है, दूसरा एग्जांपल यदि हम समझे कि जैसे कि हमारे पास, हम एक जार लें, ठीक है, जार एक बर्तन ले लिया कोई भी, इस बर्तन के अंदर ना हमने ब्रोमीन गैस को फिल कर रखा है। ब्रोमीन एक गैस होती है हमारे पास, ठीक है, ब्रोमीन क्या होती है, हमारे पास एक गैस होती है, उस ब्रोमीन गैस को हमने इसमें फिल कर रखा है, और ब्रोमीन गैस का जो कलर होता है ना वो कैसा होता है, रेड ब्राउन, रेड ब्राउन कलर होता है इसका। ठीक है, रेड ब्राउन से इसका कलर है। अब हम क्या करें कि इसके ऊपर ना हमने एक गिलास या एक बर्तन और लेके इसके ऊपर हमने क्या कर दिया, पुट कर दिया। अब इस गिलास के अंदर क्या है, इस गिलास के अंदर एयर है, समझ, एयर तो सब जगह होती है, इस गिलास के अंदर पहले से क्या प्रेजेंट है, एयर है, और एयर क्या होती है, गैस। ब्रोमीन भी क्या है, कि गैस है। यदि हम इन दोनों के यहां से, जैसे हमने पहले कुछ लगा रखा था, कोई प्लेट थी, और अब उस प्लेट को हम हटा दें, उस प्लेट को हमने क्या कर दिया, हटा दिया, तो अब क्या होगा, ब्रोमीन के जो वेपर्स है ना, ब्रोमीन के जो पार्टिकल्स हैं वो कहां जाएंगे, ऊपर, और एयर के पार्टिकल्स कहां आएंगे, नीचे। दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बताओ, इंटरमिक्स हो गए ना, और इंटरमिक्स हो गए तो थोड़ी देर के बाद हमें बताओ पूरा का पूरा दोनों बर्तनों में कलर किस प्रकार का नजर आएगा,
रेड ब्राउन। ओके, तो ये हमारा डिफ्यूजन होता है कि दो पार्टिकल के आपस में इंटरमिक्सिंग, इट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। और ये हमारे एविडेंस थे, ठीक है, किसके लिए कि मैटर का नेचर कैसा होता है, पार्टिकुलेट नेचर, कि ये जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के अंदर क्या हो जाते हैं, इंटरमिक्स। ओके, नेक्स्ट देखेंगे हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, कि जो मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ओके, तो पहले हमारे पास कि देयर आर एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कि जो पार्टिकल्स है ना मैटर के, इनके बीच में क्या है, काफी सारी खाली जगह है। एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूएंट मींस जिनसे ही मिलके बने, इट मींस कि जो पार्टिकल्स है ना उनके बीच में काफी सारी खाली जगह है। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट ये बात कैसे पता लगी, तो जैसे आप लोग करके देखना, आप लोगों ने एक गिलास पानी लिया, ठीक है, उसमें आपने एक चम्मच चीनी को डिजोल्व किया, उसमें मिलाया, तो आप लोग बताओ चीनी मिल जाती है, डिजोल्व हो जाती है ना, तो फिर आप ये बताओ चीनी गई कहां पे। फिर आप एक बात ये नोट करना कि जैसे आपने एक बर्तन लिया, ठीक है, उसके अंदर इतना क्या था, वाटर का लेवल, इतना पानी भरा हुआ था, आपने ऊपर से इसमें एक चम्मच क्या डाल दी, चीनी, शुगर, ठीक है, तो एक चम्मच चीनी मिलाने के बाद ना क्या वाटर का लेवल राइज होगा या कम होगा, इतना ही रहेगा। तो आप लोग नोट करोगे कि ये जो लेवल है इतने का इतना ही रहेगा, इसमें कोई भी राइज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि तो इट मींस इस बात का क्या मतलब कि चीनी के जो पार्टिकल्स थे वो कहां गए, चीनी के पार्टिकल्स वहां गए वाटर के पार्टिकल्स में जहां पे क्या प्रेजेंट थे, एम्प्टी स्पेसेस। समझे, तो जो पानी के पार्टिकल्स के बीच में जो खाली जगह थी वहां पे कौन चले गए, चीनी के पार्टिकल्स चले गए। इस बात से ये साबित होता है कि मैटर के पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, स्पेस, खाली जगह। ओके, दूसरा, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, कि जो पार्टिकल्स है मैटर के वो लगातार क्या करते रहते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं, मींस चलते रहते हैं। ठीक है, एक्सपेरिमेंट किए गए कि जैसे पार्टिकल मूवमेंट इन लिक्विड्स, कि लिक्विड के अंदर पार्टिकल किस प्रकार से मूव करते हैं। तो एक हमारे पास एक रॉबर्ट ब्राउन नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने क्या किया कि वाटर के अंदर उन्होंने पोलन ग्रेन्स डाले। पोलन ग्रेन्स से आप फूल के ऊपर जो उपला जो पार्ट होता है, उपली पार्ट होता है, उसको हम पोलन ग्रेन्स बोलते हैं। उसने क्या डाला कि वाटर के अंदर ना उसने पोलन ग्रेन्स डाले और फिर उसने माइक्रोस्कोप की हेल्प से स्टडी की कि जो पोलन ग्रेन्स थे ना वो कंटिन्यूसली क्या कर रहे थे, मूविंग कर रहे थे, मींस चक्कर काट रहे थे, कैसे भी यूं और यूं, आगे पीछे दाएं बाएं, समझ रहे हो। और चक्कर क्यों काट रहे थे, क्योंकि ये इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, वाटर में भी क्या, वाटर के पार्टिकल्स भी क्या कर रहे थे, मूवमेंट कर रहे थे। अब वाटर के पार्टिकल्स पोलन ग्रेन्स के पार्टिकल्स को क्या मारे, टक्कर, समझ रहे हो। जब टक्कर मारेंगे तो फिर ये भी क्या चलेंगे, आगे की तरफ चलेंगे, समझ रहे हो किस प्रकार से। तो उसने क्या स्टडी की कि जो पोलन ग्रेन्स के जो पार्टिकल्स है ना वो वाटर के अंदर किस प्रकार से मूवमेंट कर रहे हैं। जैसे कि हम मान ले एक बार ये पार्टिकल यहाँ पे, थोड़ी देर के बाद उसने देखा यहाँ गया, थोड़ी देर के बाद यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, मीन्स ऐसे ही चल रहा है, कोई जिसकी कोई एक डायरेक्शन नहीं, ऐसे चल रहा है, आगे पीछे यूं और यूं, समझ रहे हो। तो ये किस प्रकार का मोशन हमारे पास है, किस प्रकार का मूवमेंट कर रहे हैं पार्टिकल, ये पार्टिकल मूवमेंट कर रहा है हमारे पास जिग जैग, इसको बोलते हैं हम जिग जैग मोशन, जिग जैग मोशन। ठीक है, तो पार्टिकल्स मैटर की क्या करते रहते हैं, कंटिन्यूसली मूविंग करते रहते हैं। ठीक, और उसने स्टडी की कि जो पोलन ग्रेन्स के जो पार्टिकल हैं वो किस प्रकार का मूवमेंट करें, जिग जैग मतलब किसी कोई डायरेक्शन नहीं, आगे बाके और आगे पीछे तिरछे, समझ गए। अगला, पार्टिकल्स मूवमेंट इन गैसेज के अंदर भी क्या होता है, पार्टिकल्स का मूवमेंट। अब आप लोग देखो, आप लोगों ने देखा होगा कि जब जैसे कि आप अपने रूम में हो, ठीक है, और अंदर से अंधेरा डार्क है, जैसे कि लाइट चली गई, ठीक है, शाम का टाइम हो रहा है और थोड़ा सा अंधेरा हो रखा है और कहीं से किसी बालकनी से या किसी जगह से रोशनी आ रही सूरज की, मीन्स किरण आ रही सूरज की, तो आप लोगों ने क्या नोटिस किया होगा कि उस रोशनी के अंदर कितने सारे पार्टिकल्स क्या करते रहते हैं, देखा होगा ना, कोई ऊपर जा रहा है, कोई नीचे, फिर ऊपर कोई नीचे, फिर ऊपर कोई नीचे, देखे ना कितने सारे पार्टिकल्स। वो पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, मूवमेंट ही तो कर रहे हैं। वो ऐसा थोड़ी है कि बस एक बार गए और नीचे जम गए,
आप देखते रहे तो काफी सारे मूवमेंट करते हैं। वो मूवमेंट किस प्रकार से हुआ कि जैसे कोई पार्टिकल था वो नीचे आया, अब रूम में क्या प्रेजेंट है, एयर, एयर के भी तो क्या है पार्टिकल्स, सभी का नेचर पार्टिकुलेट होता है। अब एयर के पार्टिकल उस जो डस्ट का जो पार्टिकल उसकी क्या लगाएंगे, टक्कर, फिर वो पार्टिकल ऊपर, फिर ऊपर किसी एयर के पार्टिकल ने टक्कर लगा दी, वो फिर नीचे एयर के पार्टिकल ने फिर टक्कर, ऊपर नीचे, ऐसे यूं ही क्या होता रहता है, चलता रहता है। देखा होगा आप लोगों ने। ठीक, अगला नंबर तीसरी कैरेक्टरिस्टिक इसकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। ये जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं ना, इनके पास क्या होती है अपनी की काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कैसे आती है, जब ये मूवमेंट करते हैं, ठीक है, इनके पास एनर्जी है तभी ये क्या कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं। यदि इनके पास एनर्जी नहीं होती तो मूवमेंट भी ये नहीं कर पाते। ओके, अच्छा फिर एक बात, यदि हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। ये बात आप हमेशा याद रखेंगे, बाद में बड़ी क्लासेस में भी, कि जब भी हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना तो मॉलिक्यूल्स की या पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हमेशा बढ़ेगी। ठीक है, अभी आप इतना याद रखेंगे अपने लेवल तक। जो हमारा अगला पॉइंट है फोर्थ, वो कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, कि जो पार्टिकल्स के जो मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को क्या करके रखते हैं, अट्रैक्ट मीन्स पकड़ के रखते हैं। जैसे आप लोगों के पास एक आयरन लोहा, ठीक है, एक कोई लोहे की एक मतलब आपके पास एक छड़ है, दूसरा आपके पास एक रबड़ हो, ठीक है, आप उन दोनों को काटने की कोशिश करो तो बताओ जल्दी कौन सा कटेगा या आसान से कौन सा कटेगा, रबड़। लोहे को काटने में बड़ा ही जोर आएगा। इट मीन्स कि लोहे के पार्टिकल्स ने एक दूसरे को क्या कर रखा है, बहुत ही स्ट्रोंगली एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रखा है, वो एक दूसरे को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे। रबड़ के अंदर क्या है, लोहे के मुकाबले थोड़ा सा कम अट्रैक्शन है, लेकिन अट्रैक्शन वहां पे भी है, समझ रहे हो। गैसेज में भी अट्रैक्शन होता है, लेकिन जब हम सभी की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे कि सॉलिड के अंदर अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होता है, लिक्विड में उससे कम और गैसेज में सबसे कम। ठीक है, ठीक है, इट मींस मैटर के पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन, इसलिए वो एक दूसरे को क्या करते हैं, पकड़ के रखते हैं। ठीक है, एक बात देखेंगे सभी बच्चे, यदि हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे ना, तो आप लोग बताओ टेम्परेचर को यदि इंक्रीज किया तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज। तो फिर एक बात बताओ, डिफ्यूजन की प्रोसेस क्या हो जाएगी भाई, टेम्परेचर को इंक्रीज किया, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, तो जितनी ज्यादा एनर्जी होगी मूवमेंट भी उतनी फास्ट गति से, और जितना मूवमेंट फास्ट गति से होगा तो आपस में इंटरमिक्सिंग की प्रोसेस भी उतनी ही तेज होगी। इट मींस कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेज विद द राइज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाएंगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो डिफ्यूजन की प्रोसेस भी बढ़ेगी। समझ गए ना, वो जल्दी जल्दी चलेंगे तो आपस में जल्दी जल्दी मिक्स होंगे। पहले धीरे धीरे चल रहे थे तो धीरे धीरे आए, धीरे धीरे आए, धीरे धीरे मिलेंगे, और जो फास्ट चल रहे हैं तो फास्ट गति से। समझ गए, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, आप लोगों को पता भी होगा पहले से कि मैटर की कितनी स्टेट होती है, कि मैटर मींस कितनी स्टेट में एग्जिस्ट करता है, कितनी में, तीन में, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, सॉलिड्स, लिक्विड और गैसेस। ओके, सभी की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, बिल्कुल आसान सा है, सभी बच्चों की याद हो जाना चाहिए। और एक बार जल्दी से एग्जांपल देख लेते हैं, वैसे आप लोगों को पता भी है, ठीक है, सारे अच्छे बच्चों। सॉलिड के एग्जांपल आयरन, स्टोन, वुड, सैंड, आइस, सीटीसी, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, कि भैया लोहा, पत्थर, लकड़ी, मिट्टी। हम ये देखेंगे कि हम किन को सॉलिड कहेंगे, किन को लिक्विड कहेंगे, किन को गैसेज, अभी इनकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तब। फिर आप लोग सभी के बारे में बता दो, कि कोई कुछ भी पूछ ले, कोई पूछे कि बताओ मार्कर क्या, तो आप लोग बता दो कि मार्कर सॉलिड है। कोई आपसे पूछे बताओ पानी क्या, आप लोग बता दो कि पानी लिक्विड है। ठीक है, लिक्विड कौन से, जैसे कि वाटर हो गया, पानी, दूध, ऑयल, तेल, पेट्रोल, काफी सारे। गैसेज में एयर, हवा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी क्या है, गैस है, ठीक है, जिसकी हमें जरूरत होती है। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन भी एक गैस है। स्टीम, स्टीम भाप, भाप भी एक गैस की फॉर्म में होती है। CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं तीनों के बीच में, सॉलिड, लिक्विड और गैस के बीच में। ठीक है, देखो सॉलिड से हैव ए डेफिनेट शेप। जो सॉलिड होंगे उनकी शेप क्या रहेगी, डेफिनेट। डेफिनेट मतलब बिल्कुल फिक्स रहेगी, ठीक है ना, फिक्स। जैसे कि मेरे पास मार्कर है, मार्कर की शेप क्या है, फिक्स है भाई, यहाँ पे है मेरे पास फिक्स है। आपके पास जाएगा तो भी ये शेप रहनी है, ठीक है, बाहर गया तो भी ये शेप रहनी, मीन्स शेप फिक्स रहेगी। आपकी मेज है, आपका स्टूल है, आपका कूलर है ना, आपका बेड है, आपकी मेज है, सभी की शेप क्या है, फिक्स है। तो जो हमारे सॉलिड्स होते हैं उनकी शेप क्या रहती है, फिक्स रहती है। ओके, दूसरा सॉलिड्स आर रिजिड। रिजिड मतलब हार्ड, कि सॉलिड यूं के यूं रहते हैं। यदि हम सॉलिड के ऊपर कोई प्रेशर बाहर से अप्लाई करें तो उनकी शेप के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। सॉलिड
क्या रहते हैं, रिजिड। रिजिड मतलब यूं के यूं, हार्ड। यदि हम कोई प्रेशर अप्लाई करें तो उनकी शेप पे कोई इफेक्ट ना पड़े। सॉलिड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम, सॉलिड का डेफिनेट वॉल्यूम होता है। यदि ये यहाँ पे इतनी जगह घेर रहा है, कुछ तो जगह घेर ही रहा मारकर, तो यदि हम बाहर जाएंगे तो भी इतनी जगह घेरे, इसकी जगह जो है, जो वॉल्यूम है वो हमेशा क्या रहेगा, फिक्स, ना बढ़ेगा ना ही घटेगा। सॉलिड डू नॉट अंडरगो डिफ्यूजन, सॉलिड जनरली डिफ्यूजन शो नहीं करते। डिफ्यूजन का मतलब कि सॉलिड के पार्टिकल एक दूसरे के अंदर इंटरमिक्स नहीं होते, ओके। लेकिन रेयरली चांसेस में सॉलिड थोड़ा बहुत ही माइन्यूट सा डिफ्यूजन शो करता है। कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे कि ब्लैक बोर्ड है हमारा, ठीक है, स्कूल में आप लोगों ने देखा होगा, ब्लैक बोर्ड के ऊपर यदि हमने चौक से कुछ लिख दिया, चौक क्या, चौक सॉलिड, ब्लैक बोर्ड भी सॉलिड, तो यदि हम उस चौक से लिखे हुए को मिटाते नहीं है 5, 10, 15, 20, 25 दिन तक, और फिर उसको मिटाने की कोशिश करें, तो क्या बिल्कुल क्लियर साफ होगा? क्लियर साफ नहीं होता। इट मीन जो चौक के जो पार्टिकल्स थे वो बोर्ड के अंदर क्या हो गए, इंटर मिक्स, वो अंदर चले गए, तो सॉलिड सॉलिड का क्या हो गया, डिफ्यूजन हो गया। समझ गए ना? तो सॉलिड जनरली डिफ्यूजन शो नहीं करते, लेकिन यदि हम किन्हीं दो सॉलिड को एक साथ कांटेक्ट में रखते हैं काफी साल तक, तो वो थोड़ा बहुत डिफ्यूजन शो कर सकते हैं। अगला, सॉलिड्स के अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, ठीक है ना। पार्टिकल्स होते हैं एक दूसरे को बड़े टाइटली से क्या करते रहते हैं, पकड़ के रखते हैं सॉलिड में, इसलिए उनकी शेप, उनका वॉल्यूम क्या रहता है, हमेशा फिक्स। लिक्विड की बात करें तो लिक्विड की शेप फिक्स नहीं होती। लिक्विड डू नॉट हैव डेफिनेट शेप, मींस एक समान शेप नहीं रहती। आपके पास जैसे कि फॉर एग्जांपल एक गिलास पानी है, ठीक है, एक गिलास पानी को आपने से जग में डाल दिया तो पानी तो एक गिलास ही रहेगा। इट मींस उसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम तो क्या फिक्स है। लिक्विड का वॉल्यूम क्या रहता है, डेफिनेट, मींस फिक्स रहेगा। पानी उतना को उतना, लेकिन उसकी शेप कैसी, जग के जैसी। उसी एक गिलास पानी को आपने बोतल में डाल दिया, अब उसकी शेप कैसी, बोतल के जैसी। बाल्टी में डाल दिया, शेप कैसी, बाल्टी के जैसी। इट मींस लिक्विड्स की शेप चेंज होती रहती है, लेकिन वॉल्यूम में फिक्स रहता है, ओके। अगला, लिक्विड्स हैव टेंडेंसी टू फ्लो, बिल्कुल पता है कि भैया लिक्विड्स फ्लो करते हैं। क्या सॉलिड फ्लो करते हैं? सॉलिड तो वहीं के वहीं रहते हैं। इट मींस सॉलिड कैसे, रिजिड, लेकिन लिक्विड कैसे, फ्लो करते हैं। इनकी टेंडेंसी फ्लो करने की, और जो फ्लो करने की टेंडेंसी को हम क्या कहते हैं, फ्लूइडिटी, ठीक है। फ्लो करने की टेंडेंसी को क्या बोलते हैं, फ्लूइडिटी, ओके। और यूं के यूं रहे, बिल्कुल रिजिड, हार्ड रहे, उनकी शेप में चेंज ना आए, फॉलो ना करें, उनको क्या बोलते हैं, रिजिड, ओके। अगला, लिक्विड कैन अंडरगो डिफ्यूजन, हम देख चुके, लिक्विड डिफ्यूजन शो करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास वाटर है, हमारे पास मिल्क है, दोनों को आपस में मिला दिया, समझ लो, मिल्क के पार्टिकल पानी में गए और पानी के पार्टिकल मिल्क में गए, ठीक है। दूसरा, लेस इंटरमोलिकुलर फोर्सेज कंपेयर टू सॉलिड, सॉलिड के मुकाबले इनके जो अट्रैक्शंस होते हैं पार्टिकल्स के बीच में वो क्या होते हैं, कम होते हैं। इस वजह से लिक्विड थोड़ा सा तैर सकता है, सॉलिड बड़े टाइटली पकड़ के रखते हैं, इसलिए सॉलिड तैर नहीं सकता, एक जगह फिक्स रहता है। गैस की बात करें, गैसेज नाइदर हैव डेफिनेट शेप नो डेफिनेट वॉल्यूम, गैसेज की ना तो कोई डेफिनेट शेप होती है ना ही कोई डेफिनेट वॉल्यूम होता है। भाई यहाँ पे हमने गैस को यदि खुला छोड़ दिया तो क्या पता गैस पता नहीं कहाँ चली जाएगी, उसकी क्या शेप, कुछ भी शेप नहीं, ठीक है ना। उसका कोई वॉल्यूम हम नहीं बता सकते कि उसका वॉल्यूम इतना है या एक रूम के जितना है या कितना है, ठीक है, कुछ भी ना उसका वॉल्यूम फिक्स होता ना उसकी शेप फिक्स होती। दूसरा, गैसेज ऑफ मैक्सिमम फ्लूइडिटी, बिल्कुल गैसेज तो जैसे आपने थोड़ा बड़ी फास्ट गति से क्या करेंगी, दौड़ेंगी, इट मींस बहुत ही तेज तरीके से क्या करती है, फ्लो करती हैं, ठीक है। लिक्विड तो हमने पानी गिरा दिया, फ्लो करेगा, ठीक है, लेकिन गैस को आप खुला छोड़ दो तब भी तो बड़ी फास्ट गति से क्या करेगी, फ्लो करेगी। गैसेज आर हाईली कॉम्प्रेसिबल, अच्छा एक पॉइंट और आ गया, गैसेज को हम कंप्रेस कर सकते हैं। कंप्रेस मतलब उनको यूं दबा सकते हैं, जैसे कि सिलेंडर में जो गैस फिल करते हैं वो कैसे फिल की जाती है, कंप्रेस कर करके भरते हैं हम उसको, फिल करते हैं, ओके। क्या सॉलिड्स को कंप्रेस कर सकते हैं? नहीं कर सकते। सॉलिड को क्या दबा सकते हैं हम? इस मार्कर को क्या मैं दबा सकता हूं? कुछ कम हो सकता है, मार्कर छोटा हो जाएगा इसे दबाने से, नहीं होगा। तो कितना फोर्स लगा ले, हाँ बहुत ज्यादा फोर्स लगाए तो टूट जाएगा, लेकिन छोटा नहीं होगा, ठीक है। लिक्विड भी कॉम्प्रेसिव नहीं होते हैं। गैसेज क्या होती है, बहुत ज्यादा हाईली कॉम्प्रेसिबल होती हैं। अगला, लो डेंसिटी, इनकी डेंसिटी क्या रहेगी, कम। सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज्यादा, डेंसिटी मतलब भार, वजन, सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज्यादा, लिक्विड की उससे कम और गैसेज की सबसे कम। लास्ट पॉइंट, डिफ्यूज वेरी फास्टली, और हमें पता है गैसेज तो जब बहुत फास्ट गति से मूवमेंट करती हैं तो डिफ्यूज भी क्या होंगी, बड़ी फास्ट गति से डिफ्यूज होंगी, ठीक है। सॉलिड डिफ्यूज नहीं होंगे, लिक्विड थोड़े से डिफ्यूज होंगे और गैसेज सबसे फास्ट तरीके से क्या होंगी, डिफ्यूज, ओके। आगे देखते हैं हम कि यदि कोई पूछे कि
मैट्रिक स्टेट और भी कोई होती है क्या? तो हम बता सकते हैं कि दो मैट्रिक स्टेट और होती हैं अलग से, जिनका नाम है प्लाज्मा स्टेट या बोइस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, बस इतना से याद रखना है इसके बारे में। मेनली हमारी कितनी स्टेट होती है? तीन, सॉलिड, लिक्विड और गैस। यदि कोई पूछे क्या इनके अलावा भी होती हैं तो हम इन दो का नाम याद रख सकते हैं। ठीक है, बस इतना सा। उसके बाद देखो कि ये जो हमारी स्टेट है मैट्रिक की, क्या वो आपस में चेंज हो सकती है? तो बिल्कुल हो सकती है, यदि हम टेम्परेचर को चेंज कर दें या हम प्रेशर को चेंज कर दें। ठीक है, टेम्परेचर चेंज से और प्रेशर चेंज से स्टेट को हम चेंज कर सकते हैं। देखो जैसे कि चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, कि यदि हमारे पास सॉलिड है उसको लिक्विड में कन्वर्ट करें तो किस प्रकार से करेंगे? टेम्परेचर को क्या कर देंगे? इंक्रीज कर देंगे। आप लोगों को पता भी है, सिंपल सा है कि जैसे कि हमारे पास वाटर है आइस की फॉर्म में, आइस क्या है? सॉलिड। यदि हम आइस के नीचे टेम्परेचर को बढ़ा दें, मीन्स उसके नीचे हमने हीट लगा दी, ठीक है, या हमने बाहर भी रख दिया, फ्रिज से निकाल के बाहर रखी आइस को, तो बाहर टेम्परेचर क्या ज्यादा, फ्रिज में टेम्परेचर क्या था? कम। तो टेम्परेचर बढ़ गया ना, टेम्परेचर बढ़ेगा तो आइस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में। तो द टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड, कि वो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर के ऊपर एक सॉलिड किस में चेंज हो जाता है? लिक्विड में। एट द एटमोस्फेरिक प्रेशर, एक प्रेशर, एक फिक्स प्रेशर जिसको हम 1 atm कहते हैं, प्रेशर की यूनिट होती है एटमोस्फेयर। ठीक है, एक फिक्स प्रेशर के ऊपर एट द एटमोस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सॉलिड। ठीक है, और मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग मीन्स पिघलना, मेल्टिंग या हम इसको फ्यूजन भी कह सकते हैं। ओके, मेल्टिंग मीन्स पिघलना। इट मीन्स कि मेल्टिंग पॉइंट क्या हो कि पिघलना, किस पिघलेगा? कौन? सॉलिड तो पिघलेगा। सॉलिड बर्फ पिघलती तो और पिघल के किस में कन्वर्ट होती है? लिक्विड में, लिक्विड वाटर में। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा किसी भी सॉलिड का? कि वो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर के ऊपर सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाए? लिक्विड में। हो गया। अब देखो जैसे कोई हमारे पास सॉलिड है, सॉलिड के नीचे हमने क्या लगाई? जैसे हमने लगा दी आग, लगा दी। ठीक है, इट मींस हम उसको जैसे कि टेम्परेचर दे रहे हैं, उसकी उसको हीट दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं तो सब्सटेंस का टेम्परेचर क्या होगा? इंक्रीज होगा। ठीक है, अब हम उसको दे रहे हैं, दे रहे हैं, दे रहे हैं, फिर एक ऐसा पॉइंट आएगा, एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जिस टेम्परेचर के ऊपर वो जो सॉलिड है किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सारा का सारा लिक्विड में। उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं? उस टेम्परेचर क्या कहते हैं हम? मेल्टिंग पॉइंट। जैसे कि वाटर का मेल्टिंग पॉइंट कितना है? यदि हमारे पास आइस है, सॉलिड, सॉलिड आइस कितने के ऊपर पिघलना स्टार्ट हो जाती है? 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। तो वाटर का मेल्टिंग पॉइंट कितना? 0 डिग्री सेल्सियस। आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना? 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, दूसरा जो मेल्टिंग पॉइंट होगा ना, वो डिपेंड करेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर। देखो आप लोग, यदि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है तो बताओ फिर टेम्परेचर भी क्या देना पड़ेगा? स्ट्रॉन्ग। क्यों? क्योंकि देखो इनको तोड़ना है। सॉलिड के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, लिक्विड में कम। तो देखो इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करेंगे तभी तो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो टेम्परेचर को देंगे तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो ये क्या करना चाहेंगे? मूवमेंट। मूवमेंट कब होगा? जब आपस में इनका अट्रैक्शन क्या हो? कम। ठीक है ना, तो जिन सॉलिड्स के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो उनका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या मिलेगा? ज्यादा। ओके, अब देखो एक टर्म हमारे पास लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लैटेंट हीट क्या होती है? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ ए सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। कि लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वो होती है वो अमाउंट हीट की जो हमें चाहिए 1 किलोग्राम सॉलिड को किस में कन्वर्ट करने के लिए? लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए। उस हीट को हम क्या कहते हैं? लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। देखो क्या होता है, हम देखेंगे कि जैसे कि हमारे पास आइस है, ठीक है, या हमारे पास कोई भी चीज है, ठीक है, उसको हम टेम्परेचर दे रहे हैं, ठीक है, और वो एक पॉइंट आ गया, वो पिघलने लग गया। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई हमारे पास सॉलिड है और जैसे कि वो ना 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर क्या करने लग गया? पिघलना स्टार्ट हो गया। तो जिस टेम्परेचर के ऊपर उसने पिघलना स्टार्ट किया वो तो उसका क्या हो गया? मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, अब क्या होगा? हम इसको हीट दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन इस सब्सटेंस का जो कन्वर्ट होने लग रहा है सॉलिड से लिक्विड में, उसका जो टेम्परेचर रहेगा ना वो क्या रहेगा? सेम रहेगा, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं। ठीक है, क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि जो हीट हम दे रहे हैं ना, अब कंटिन्यूसली हीट तो चल रही है, वो हीट किस में यूज हो रही है? वो हीट यूज हो रही है इस सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना उसको तोड़ने में। ठीक है ना, तो जो सॉलिड से जो लिक्विड बना ना उसका टेम्परेचर क्या रहेगा? सेम रहेगा, रिमेन सेम रहेगा। और जो हम हीट दे रहे हैं वो कहां यूज हो जाएगी? जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं आपस में उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ने को, ठीक है, उनके अट्रैक्शन को तोड़ने में वो यूज होती है। ठीक है,
तो लेटेंट हीट क्या होती है? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एज इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ ए फ्यूजन। ठीक है, ओके। अच्छा, एक बात और देखो, एक बात पीछे शायद बताई नहीं, वो क्या थी कि जैसे हमने क्या कहा कि यदि हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो डिफ्यूजन की प्रोसेस भी बढ़ेगी। बताया था ये बात? तो देखो आप लोग घर पे करके देखना है, आप लोगों को पता भी होगा, जैसे कि हमारे पास एक तो है ठंडा पानी और एक है गर्म पानी। ओके, अब आपने उसके अंदर नमक मिलाओ तो कौन से पानी में नमक जल्दी मिलेगा, ठंडे में या गर्म में? बताओ। गर्म पानी में। इट मीन्स हॉट वाटर में नमक जल्दी डिजोल्व होगा, मीन्स जल्दी डिफ्यूजन होगा, बजाय की कोल्ड वाटर के। क्यों? क्योंकि हॉट वाटर में पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या है? ज्यादा, इस वजह से। ओके, नेक्स्ट देखेंगे हम कि चेंज लिक्विड टू गैस, लिक्विड स्टेट को गैस स्टेट में चेंज किस प्रकार से करेंगे? टेम्परेचर ही देंगे। ठीक है, जैसे कि हमारे पास वाटर है, वाटर लिक्विड है, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे वाटर क्या है? लिक्विड है। पानी के नीचे हमने क्या लगा दी? आग लगा दी। ठीक है, मीन्स उसको हीट दे रहे हैं, उसका पानी का टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, फिर एक ऐसा टेम्परेचर आएगा कि जिस टेम्परेचर के ऊपर वाटर की क्या बनने लग जाएंगे? वेपर्स। इट मीन्स वेपर कौन सी फॉर्म होती है? गैसियस फॉर्म। ठीक है, तो द टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग, उबलने लग जाता है पानी। ठीक है, जिस टेम्परेचर के ऊपर पानी उबलने लग जाए, मीन्स वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, एट एटमोस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड, लिखा, इज कॉल्ड ए बॉइलिंग पॉइंट, इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, जिस टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड बॉयल हो जाए उसी को हम क्या कहते हैं? उसका बॉइलिंग पॉइंट। ओके, और जिस टेम्परेचर के ऊपर सॉलिड मेल्ट हो जाए उसको क्या कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट। ओके, सेम उसी प्रकार से लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या हो जाएगी? मींस वेपर्स में कन्वर्ट हुआ, वहां पे लेटेंट ऑफ फ्यूजन थी, फ्यूजन मतलब मेल्टिंग, वेपर मतलब वेपर्स में कन्वर्ट होना, गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट होना। ठीक है, क्या? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एज इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ ए वेपराइजेशन। मींस की कितनी हीट चाहिए हमें कि किसी लिक्विड को किस में कन्वर्ट करने के लिए? गैस में। समझ रहे हो? और जब हम उसको हीट देंगे तो लिक्विड के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो हीट क्या करेगी? उनको तोड़ेगी, कम करेगी, और जब वो बिल्कुल कम हो जाएंगे तो फिर लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? गैस में, क्योंकि गैस के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? पार्टिकल्स के बीच में सबसे वीक। ओके, एक स्टेट और हमारे पास है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होगा? कंडेंसेशन होगा हमारे पास कि जब हम गैस को किस में कन्वर्ट कर दें? लिक्विड में। मीन्स इस प्रोसेस का उल्टा ही तो हो गया भाई। वेपराइजेशन क्या होता है कि लिक्विड को किस में कन्वर्ट करना? गैस में। और यदि इसका उल्टा कर दें, रिवर्स कर दें, रिवर्स मतलब गैस को किस में करें? लिक्विड में, तो उसको क्या बोलेंगे? कंडेंसेशन। कंडेंसेशन मतलब कंडेंस करना, पास में लेके आना। देखो गैस के मॉलिक्यूल्स क्या रहते हैं? एक दूसरे से दूर दूर, उनको यदि पास मिले तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में थोड़े बढ़ेंगे और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? वो लिक्विड में। तो गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना, इट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। अगला फ्रीजिंग। फ्रीजिंग मीन्स समझ गए कि लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करना। जैसे कि पानी को फ्रीज में रख दिया, फ्रीजिंग तो किया, ठंडा ही तो किया, और सॉलिड किस में लिक्विड किस में कन्वर्ट हो गया? सॉलिड में। लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम थे, जब सॉलिड हुआ तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी? वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। इट मींस किसका उल्टा हो गया? मेल्टिंग का ही तो उल्टा हो गया फ्यूजन का। फ्यूजन तो क्या था? सॉलिड को लिक्विड में किया, और फ्रीजिंग क्या है? लिक्विड को सॉलिड में किया, रिवर्स ऑफ फ्यूजन। ओके, अगला हमारे पास सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है? सब्लिमेशन क्या है कि देखो यदि हम सॉलिड को डायरेक्टली गैस में चेंज कर दें, यदि कोई सॉलिड डायरेक्टली गैस में चेंज हो गया विदाउट लिविंग एनी लिक्विड सब्सटेंसेस, ठीक है, लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा, सॉलिड से डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो गया? गैस में, उसको हम क्या कहते हैं? कौन सी प्रोसेस? सब्लिमेशन। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कैम्फर होता है, आयोडीन होता है, नेफ्थलीन होता है। नेफ्थलीन, कपूर की गोलियां तो सुनी होंगी आप लोगों ने, ठीक है, नेफ्थलीन होता है। ये सब्सटेंसेस कैसे होते हैं? डायरेक्टली सॉलिड स्टेट से गैसियस स्टेट में चेंज हो जाते हैं। एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब इसका उल्टा, यदि कोई गैस से सॉलिड में हो जाए या सॉलिड से गैस में, गैस से सॉलिड, सॉलिड से गैस, सारे कौन सी प्रोसेस कहलाएंगे? सब्लिमेशन। ओके ओके, देखो अब हम देखते हैं कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर, कि प्रेशर से क्या इफेक्ट गिरेगा। ठीक है, तो आप लोग देखो कि जो गैस होती है हमारे पास, गैस में पार्टिकल्स एक दूसरे से काफी दूर दूर होते हैं, तो यदि हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो गैस के पार्टिकल्स पास पास में आएंगे, उनके जो डिस्टेंस है पार्टिकल्स के बीच में वो क्या होगा? कम, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? थोड़ा सा बढ़ेगा। यदि हम
प्रेशर को बढ़ाएंगे तो गैस को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, लिक्विड में। यदि हम प्रेशर को बहुत ज्यादा हाई कर दें तो पार्टिकल्स को क्या ले आए, बहुत ही पास, और जब बहुत ज्यादा पास ले आए तो गैस के पार्टिकल्स को हम सॉलिड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हाई प्रेशर से हम गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, और ज्यादा हाई प्रेशर लगा दे तो हम उसको सॉलिड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, इट मीन्स हमारे जो तीनों स्टेट है वो आपस में क्या है, इंटर कन्वर्टेबल। ओके, एक डायग्राम देख लेते हैं हम कि देखो, गैस से यदि लिक्विड हो, गैस से यदि लिक्विड हो तो उसको क्या बोलेंगे, वेपराइजेशन। लिक्विड से यदि गैस हो तो क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन, है ना यार। अच्छा, गैस से यदि डायरेक्ट सॉलिड हो तो सब्लिमेशन, या सॉलिड से डायरेक्टली गैस हो तो सब्लिमेशन। सॉलिड से लिक्विड पिघल गया, मेल्टिंग, और उल्टा लिक्विड से सॉलिड जम गया, फ्रीजिंग। ओके, सॉलिड को यदि हम हीट करें, गर्म करें तो क्या मिलेगा, लिक्विड। लिक्विड को यदि हीट करें, गर्म करें तो क्या मिलेगा, गैस। गैस को यदि ठंडा करें, कूल, तो लिक्विड, और लिक्विड को ठंडा करें तो सॉलिड। ओके, अच्छा, एक हमारे पास होती है, एक होती है हमारे पास ड्राई आइस। ड्राई आइस किसे कहते हैं, ड्राई आइस कहते हैं हम CO2 को। CO2 हमारे पास एक गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो CO2 को जब हम बहुत हाई प्रेशर लगाते हैं ना, तो CO2 ना डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाती है, सॉलिड में। CO2 डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाती है किसमें, सॉलिड में। और यदि हम प्रेशर को रिलीज कर दें, मींस प्रेशर को हटा दें, कम कर दें, तो सॉलिड से डायरेक्ट किसमें कन्वर्ट हो जाती है, गैस में। समझे, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, ड्राई आइस। ड्राई मतलब सूखी, सूखी आइस। ठीक है, जिस सरफेस के ऊपर ड्राई आइस होगी ना, मींस जिस सरफेस पे CO2 आइस की फॉर्म में होगी, सॉलिड की फॉर्म में होगी, ये उस सरफेस को वेट नहीं करेगी, मींस उसको गीला नहीं करेगी। जैसे कि हम हमारी वाली पानी की यदि आइस रखें तो वो तो क्या करेगी, सरफेस को गीला कर देगी, लेकिन ड्राई आइस सरफेस को वेट नहीं करेगी। क्यों, क्योंकि यदि प्रेशर कम होगा तो ये डायरेक्टली सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाती है, डायरेक्ट गैस में, लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होती है। ओके, ड्राई आइस किसे कहते हैं, सॉलिड CO2 को, सॉलिड CO2 को। ओके, एक हम जल्दी से देख लेते हैं हमारा टेम्परेचर स्केल, कि टेम्परेचर को हम किस प्रकार से मेजर करते हैं। तो एक होता हमारे पास सेल्सियस स्केल, एक होता हमारे पास केल्विन स्केल, और एक हमारे पास होता है फ़ारेनहाइट स्केल। ओके, ज्यादातर जो हम टेम्परेचर हमारा जो चलता है वो क्या होता है, सेल्सियस और केल्विन में। जब हम न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो हम टेम्परेचर किस में लेते हैं, केल्विन में। ओके, जो टेम्परेचर की SI यूनिट होती है वो केल्विन होती है। जब हम बड़ी क्लासेस में न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो टेम्परेचर किस में लेते हैं, हम केल्विन में लेके चलते हैं। ठीक है, और उसके अलावा ये दो होती है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। जैसे कि हम जो हमारा टेम्परेचर डेली का जो टेम्परेचर हम जो मेजर करते हैं वो किस में करते हैं, हम सेल्सियस में, डिग्री सेल्सियस, इस प्रकार से डिनोट करेंगे इसको, डिग्री सेल्सियस को, और केल्विन को कैपिटल K से। ठीक है, और फ़ारेनहाइट को, इसको भी हम डिग्री फ़ारेनहाइट बोलते हैं, F से। ओके, तो देखो क्या होता है, बस आप लोग एक बात याद रखेंगे, क्या कि 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू कितना होता है, 273 केल्विन। बस ये बात याद रखेंगे, फिर आपको कोई भी टेम्परेचर किसी में भी कन्वर्ट करवा ले। ओके, जैसे कि आपको, अच्छा एक बात बताओ, यदि ये 1 डिग्री सेल्सियस हुआ तो ये एक बढ़ा तो ये भी एक बढ़ेगा, ये कितना हो जाएगा, 274 केल्विन। यदि 2 डिग्री सेल्सियस है तो ये कितना हो जाएगा केल्विन में, 275 केल्विन। समझ गए ना। और यदि फ़ारेनहाइट में पूछे हमारे से और डिग्री सेल्सियस में दे रखा हो तो डिग्री सेल्सियस की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे और इसको सोल्व कर देंगे, टेम्परेचर किस में आ जाएगा, डिग्री फ़ारेनहाइट में। ओके, ये जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोगों को दे दिया कि बताओ 273 केल्विन को कन्वर्ट करो डिग्री सेल्सियस में, तो कितना, 273 केल्विन इक्वल टू कितना, 0 डिग्री सेल्सियस। ये तो बड़ा हमने आप लोगों को दे दिया कि ना, दे दिया आपको कि 300 केल्विन को 0 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करो, बताओ कितना। तो बताओ कितना, करो कैलकुलेट। तो क्या करेंगे, यदि केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, 273 में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे इसको। तो देखो, यदि हमें 300 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में चाहिए तो हम क्या करेंगे, 300 में से 273 को क्या कर देंगे, माइनस 10 में से 3 गए 7, यहाँ पे 9 बचे, 9 में से 7 गए 2, यहाँ पे कुछ नहीं 27, इट मीन्स कितना आ गया, 27 डिग्री सेल्सियस। एक बात याद रखेंगे, जब भी केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करवाएगा तो
केल्विन वाले टेम्परेचर में से क्या माइनस कर देंगे, 273। ओके, यदि यूं पूछ ले कि 25 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करो किसमें, केल्विन में, तो क्या करेंगे, 273 को ऐड कर देंगे बस। तो 25 के अंदर 273 जोड़ देंगे हम, तो कितना हो जाएगा, 5 और 3 8, 7 और 2 2 9, 298। तो 25 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू कितना, 298 केल्विन। समझ रहे हो, देखो वही तो बात है, यहाँ पे 25 ऐड कर दो, यहाँ पे 25 ऐड कर दो। ठीक है, तो देखो सिंपल सी बात क्या है, यदि डिग्री सेल्सियस में है तो 273 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए। यदि केल्विन में है तो डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए 273 को घटा देंगे। देखो डिग्री सेल्सियस की अमाउंट छोटी होती है और केल्विन की अमाउंट ज्यादा। इट मींस यदि कम टेम्परेचर दिया, मींस डिग्री सेल्सियस में दिया है, तो हमें बढ़ाना पड़ेगा, तो 273 जोड़ दो भाई, कम था जोड़ा तो फालतू हुआ ना, केल्विन में ज्यादा होगा, और ज्यादा दिया है और डिग्री सेल्सियस में पूछा है तो घटा दो। देखो 300 दिया था, 300 तो डिग्री सेल्सियस तो छोटी अमाउंट होगी ना, तो उसमें से 273 माइनस कर दी तो कितना है, 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसी प्रकार से मैं आपको यूं कह दूं कि मेरे पास 373 केल्विन टेम्परेचर है, कन्वर्ट करो डिग्री सेल्सियस में, तो छोटी लेके आनी ना बड़ी से, तो 273 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो इसमें से जब माइनस 273 करेंगे तो कितना बचेगा, 100 डिग्री सेल्सियस। या मैं उल्टा कह देता कि 100 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करो तो छोटी अमाउंट से बड़ी की तरफ, तो 100 डिग्री सेल्सियस को करेंगे तो 273 क्या कर देंगे, ऐड, तो 100 में क्या जोड़ दू, 273, तो कितना हो जाएगा, 373 केल्विन। आपको एक बात है कि 0 डिग्री सेल्सियस 0 टू 273 केल्विन हो जाएगा। ठीक है, और जल्दी से ये बता दो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर वाटर किस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो देखो 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ना वाटर बर्फ बनना स्टार्ट हो जाता है, तो स्टेट दोनों होते हैं वहां पे, सॉलिड भी और लिक्विड भी। -1 के ऊपर वो कंप्लीटली होता है सॉलिड, लेकिन 0 के ऊपर जो हमारा वाटर होगा ना, जो हमारा वाटर होगा वो लिक्विड में भी एग्जिस्ट करेगा और सॉलिड स्टेट में भी। ओके, 25 डिग्री सेल्सियस हमारा होता है रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर कितना, 25 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में बात करूंगा तो 273 ऐड कर देंगे तो 298 केल्विन। ओके, वहां पे हमारा वाटर क्या होता है, बताओ क्या होता है, अभी वाटर अपना लिक्विड ही तो है, रूम टेम्परेचर जो अपना ये जो सामान्य टेम्परेचर है। अच्छा, मैं बात करूं 100 डिग्री सेल्सियस पे, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पे वो वेपर्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और कंप्लीटली जब 100 से ऊपर हो जाए तो 100 पे होने लग जाता है, तो उसमें वो लिक्विड भी होता है और वेपर की फॉर्म में भी। इट मींस यहाँ पे जो वाटर होगा वो लिक्विड की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करेगा और गैस की फॉर्म में भी, मींस वेपर्स की फॉर्म में। ओके, नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे इवेपोरेशन। ये क्या होता है हमारे पास, the phenomena of change of liquid into vapor at any temperature below its melting point is called evaporation. Okay, it means कि जैसे कि आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि जैसे आप किसी बर्तन में बाहर पानी को रख देना, ठीक है, तो थोड़े टाइम के बाद वो पानी क्या होगा, धीरे धीरे उड़ जाएगा, और फिर किसी टाइम के बाद वो पानी सारा का सारा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इस बात का क्या मतलब हो रहा है, देखो वो पानी हमारे रूम टेम्परेचर पे खत्म हुआ है, हमने उसको कोई अलग से हीट नहीं दी, उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस नहीं किया, हमारे रूम टेम्परेचर के ऊपर ही जो वाटर था किसी बर्तन के अंदर वो धीरे धीरे क्या हो गया, उड़ गया। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इवेपोरेशन। कि वो फिनोमिना जो लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाए, वेपर्स में। ठीक है, किसी भी टेम्परेचर पे, और कौन सा टेम्परेचर, उसके मेल्टिंग पॉइंट से नीचे का, मीन्स पानी का मेल्टिंग पॉइंट तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, बट ये जो वाटर होगा यदि आप बाहर रखोगे तो वो अपने आप क्या है, उड़ जाता है। उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इवेपोरेशन। ओके, अब देखो क्या होता है ये कि जैसे कि हमारे पास एक बर्तन के अंदर वाटर है, ठीक है, अब ये जो लिक्विड है इसके अंदर, इसके पार्टिकल्स के पास अलग अलग एनर्जी है, सभी के पास सेम एनर्जी नहीं है। अब किसी के पास हाई एनर्जी है, किसी के पास लो एनर्जी है। जिनके पास हाई एनर्जी होगी ना वो लाई करेंगे ऊपर, वो ऊपर जाना चाहेंगे, ऊपर भागने के लिए। जिनके पास लो एनर्जी होगी वो नीचे रहेंगे। अब और ये पार्टिकल्स आपस में क्या करते रहते हैं, टक्कर भी मारते रहते हैं आपस में। इस कंटेनर के वाल दीवार के साथ टक्कर मारेंगे, खुद के साथ टक्कर मारेंगे, और एक अपनी एनर्जी को क्या कर लेते हैं, हाई कर लेते हैं। अब जो पार्टिकल्स ऊपर आ गए वो यहां से बाहर जाना चाहेंगे, और
वो अपनी एनर्जी इतनी ज्यादा कर लेते हैं कि इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, उनको वो क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ देते हैं, और वो पार्टिकल्स यहां से क्या हो जाते हैं, उड़ जाते हैं, मीन्स वो क्या हो जाते हैं, इवेपोरेट हो जाते हैं। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इवेपोरेशन। अब देखो, जब भी इवेपोरेशन की प्रोसेस टेक्स प्लेस होगी ना, तो हमेशा क्या होगा, कूलिंग होगी, ठीक है। इवेपोरेशन कॉज्ड कूलिंग, हमेशा यदि जब भी इवेपोरेशन होगा तो क्या होगा, ठंडी हो जाएगी वो जगह, ठीक है। समझते हैं कैसे। अब देखो, जब ये पार्टिकल यहां से गए तो ये क्या करेंगे, जो सरफेस के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो अपने नीचे वाले पार्टिकल से वहां से एनर्जी लेते हैं, और फिर ये यहां से उड़ गए। जब उन्होंने अपने नीचे वाले पार्टिकल से एनर्जी ली, तो नीचे वालों की एनर्जी क्या हो गई, कम। एनर्जी कम, इट मीन्स उनका टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम। तो टेम्परेचर कम हुआ तो फिर उससे क्या हुआ, कूलिंग कोज। ओके, इवेपोरेशन को क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं देखेंगे। सबसे पहला, सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड। आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि यदि आपके पास, जैसे कि आपने दूध पीना है, आपके गिलास में दूध है, और एक बार आप उस दूध को आप किस में डालें, एक बड़े बर्तन में, समझ रहे हो, तो दूध ठंडा किस में होगा, जल्दी, बड़े बर्तन में। बड़े बर्तन में क्यों, क्योंकि उसका सरफेस एरिया क्या है, ज्यादा। इट मींस जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा ना लिक्विड का, उतना ही जल्दी क्या होगा, इवेपोरेशन। और जितना जल्दी इवेपोरेशन, उतना ही जल्दी वो चीज क्या होगी, ठंडी। समझ रहे ना। आप लोगों को पता होगा कि जैसे आप लोगों ने चाय पीनी, एक तो आप कप में चाय पियो, और एक आप बड़े बर्तन में चाय, तो जल्दी चाय कौन सी पी जाएगी, बड़े बर्तन की। क्यों, क्योंकि आप सरफेस एरिया क्या लिक्विड का ज्यादा, इसलिए वो जल्दी ठंडा होता है। वहां पे ज्यादा मॉलिक्यूल से ज्यादा पार्टिकल एक साथ कहां जाएंगे, ऊपर की तरफ वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ओके, दूसरा हमारे पास नेचर ऑफ लिक्विड। लिक्विड के नेचर पे भी डिपेंड करता है, मीन्स कि यदि ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो इवेपोरेशन कम होगा, यदि वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो जल्दी से पार्टिकल ऊपर चले जाएंगे, और इवेपोरेशन की जो प्रोसेस होगी वो भी क्या होगी, फास्ट और ज्यादा। तीसरा, टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ेगा तो इवेपोरेशन भी बढ़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाया तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी ना, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो पार्टिकल जल्दी से मूव करेंगे ऊपर की तरफ, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो इवेपोरेशन बढ़ेगा। अगला पॉइंट, ह्यूमिडिटी इन द एयर। यदि एयर में ह्यूमिडिटी का मतलब कि मॉइस्चर मतलब वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होना। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा सर्दियों में हम कपड़े सुखाते हैं और गर्मी में कपड़े सुखाते हैं, तो सर्दियों में कपड़े देर में सूखते हैं और गर्मी में कपड़े जल्दी। क्यों, क्योंकि सर्दियों में या रेनी सीजन में एयर के अंदर क्या होता है, ह्यूमिडिटी होती है, मीन्स वाटर की अमाउंट पहले होती है, और गर्मियों में हवा क्या रहती है, सूखी रहती है, ड्राई एयर रहती है। ड्राई एयर जब रहती है तो वहां से जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं वो जल्दी से चले जाते हैं, समझ रहे हो। और यदि पहले ही एयर के अंदर वाटर के पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, तो हमारे वाटर के जो पार्टिकल्स इस कंटेनर में से वो जल्दी ऊपर जा नहीं पाएंगे। ओके, तो ह्यूमिडिटी इन द एयर, यदि ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो इवेपोरेशन का रेट कम, और ह्यूमिडिटी कम तो इवेपोरेशन ज्यादा। अगला पॉइंट, वाइंड स्पीड। आप लोगों ने देखा होगा यदि हवा तेज चलती है तो हमारे कपड़े भी जल्दी सूखते हैं। क्यों, क्योंकि हवा तेज चलेगी तो वाटर को हवा क्या कर लेगी, जल्दी से अब्जॉर्ब कर लेगी, मीन्स इवेपोरेशन की जो प्रोसेस होगी वो क्या होगी, फास्ट गति से। ओके, और ये बात याद रखेंगे कि इवेपोरेशन कॉज्ड कूलिंग, ठीक है। जैसे कि हम एक एग्जांपल और देखें कि जैसे हमारे पास आप लोगों ने देखा होगा जब गर्मी आती है, अब गर्मी आ गई, गर्मी में आप लोग क्या कहते हो कि मटका रख लेते हैं, मटके का पानी पीते हैं। तो मटके का पानी क्या होता है, ठंडा होता है। एक हमारे किसी स्टील के बर्तन में पानी हो या प्लास्टिक के बर्तन में पानी हो, एक मटके में। ज्यादा ठंडा पानी किस में, मटके में। क्यों, क्योंकि जैसे कि ये हमारे पास मटका, इसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, वाटर के पार्टिकल्स प्रेजेंट है। अब जो हमारा मटका होता है वो क्या होता है, पोर्स होता है, पोर्स होता है यहाँ से, ठीक है। अब ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है वो कहाँ चले जाएंगे, इसे सरफेस के ऊपर चले जाएंगे, इस मटके के सरफेस के ऊपर, इन पोर्स में चले जाएंगे। और जब इस पोर्स में जाएंगे तो ये क्या करना चाहेंगे कि हम बाहर चले जाएं। तो बाहर जाने के लिए इनको एनर्जी लेनी पड़ेगी, ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। और ज्यादा एनर्जी कहां से लेंगे, जो इनके अंदर वाले जो पार्टिकल्स है ना, वहां से एनर्जी को क्या कर लेंगे, अब्जॉर्ब कर लेंगे। और एनर्जी, और जब इनकी एनर्जी इतनी हो जाएगी कि इनके बीच का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है
उससे ज्यादा हो जाएगी तो ये पार्टिकल यहाँ से क्या कर जाएंगे, हवा में वेपर्स की फॉर्म में इवेपोरेट हो जाएंगे। ठीक है, तो जब ये यहाँ से गए तो इन्होंने पीछे वाले मॉलिक्यूल से क्या ली, एनर्जी ली। तो जब इनकी एनर्जी ली तो यहाँ की एनर्जी क्या हो गई, कम। एनर्जी कम मीन्स टेम्परेचर कम, और टेम्परेचर कम तो फिर क्या क्रिएट हुई, कूलिंग। इसलिए मटके में पानी क्या रहता है, ठंडा। ओके, या कभी आप लोगों ने देखा होगा, आप अपने हाथ के ऊपर पेट्रोल, ठीक है, या परफ्यूम लगा के देखना, तो हमें कैसा फील होगा, ठंडा फील होगा। क्यों, क्योंकि जो पेट्रोल है हमारे हथेली के ऊपर या जो परफ्यूम है वो उड़ेगा। वो उड़ेगा कैसे, और फिर जो हमारे हाथ की जो हीट है ना उसको गेन करके वो उड़ जाएगा। और जब उसने हमारे हाथ की हीट गेन कर ली, इट मीन्स हमारे हाथ का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, लो, और टेम्परेचर कम हुआ तो इट मीन्स क्या क्या कॉज हुई, कूलिंग। तो इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग ऑलवेज। ओके, तो ये हमारी फर्स्ट यूनिट थी, बिल्कुल आसान सी है। जिन बच्चों की समझ में नहीं है वो वापिस से फिर से देख लेंगे। ओके, और सारे बच्चे पढ़ लेंगे। ठीक है, ओके, बाय।